घाटी इस वक्त जो है बर्फ की चादर से ढकी हुई है। यहां नदी जम चुकी है, लेकिन यहां की जिंदा दिली पर बर्फ का कोई असर नजर नहीं आता। लोग बर्फ के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट के मजे ले रहे हैं और तो और सरकार से क्रिकेट के नए फॉर्मेट को बढ़ावा देने की भी लगातार मांग कर रहे हैं। पारे के खिलाफ चल रही जंग में फिलहाल जीत पारे की ही हो रही है, क्योंकि उसे साथ मिल रहा है कुदरत का। यही वजह है कि कश्मीर और उसके सटे इलाकों में तापमान माइनस में जा रहा है। करगिल की बात करें तो यहाँ का तापमान -21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसका असर इस सुरु नदी पर देखा जा सकता है, जो कि जम चुकी है। हालांकि इस बर्फबारी का इंतजार यहाँ के किसान पिछले 2 साल से कर रहे थे, क्योंकि 2 साल से ठीक बर्फ न होने से किसानों को नुकसान हो रहा था। ऐसे में इस साल हुई बर्फबारी ने यहाँ के लोगों को बड़ी राहत दी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। माना जा रहा है कि बर्फबारी का यह सिलसिला 24 जनवरी तक चल सकता है, जिससे करगिल के साथ लेह के दूसरे इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इस बर्फबारी के कुछ दूसरे फायदे भी हैं। यहाँ क्रिकेट का ये मैदान कुदरती है। आसपास के पहाड़ी मंजर को देखकर तो आप ये समझ ही गए होंगे। भीषण ठंड और बर्फबारी की वजह से जब जमीन पर बर्फ बिछ गई तो इसने खेल के मैदान की शक्ल ले ली। तस्वीरें कश्मीर के गुरेज इलाके की है, जहां नौजवानों की टीम बैट और बॉल से जोर आजमाइश कर रही है। यहाँ क्रिकेट खेलने वाले वैसे तो कई साल से स्नो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसे बड़े पैमाने पर किए जाने की जरूरत है, ताकि इसका मजा सैलानी भी उठा सके। गुरेज में विंटर्स में क्रिकेट टूर्नामेंट हमेशा से खेला जाता है और ये जो गांव है मरकूट, ये पिछले कई सालों से ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। स्नो क्रिकेट की वजह से यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बूस्ट हो सकता है, तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए। इससे पहले स्थानीय लोग इस खेल को सिर्फ समय काटने या मजे के लिए खेलते रहे हैं, लेकिन इस बार सेना भी इन लोगों से जुड़ी है और उसने यहाँ के लिए बकायदा टूर्नामेंट कराने का फैसला किया है। हालांकि यहाँ के लोग एलजी से डिमांड कर रहे हैं कि इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ कुछ और सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। इससे हमारा मकसद यही रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें और इन मनुष्यात से दूर रहें। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल जनाब मनोज सिन्हा जी से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूं, जिस तरीके से आप गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर स्नो स्पोर्ट्स खिलाते हैं, इसी तरीके से गुरेज में भी इस तरीके का एक मेला लगाया जाए, ताकि बच्चे स्नो क्रिकेट को बूस्ट करने के साथ साथ गुरेज का विंटर टूरिज्म जो है उसको भी फरोग मिल सकता है। बर्फबारी किसी के लिए मजा है तो किसी के लिए सजा, लेकिन कुदरत का ये फैसला जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना सिखाता है, तरीका भले कोई हो। चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड का। यहाँ केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम का आलम तो ये है कि चारों तरफ सफेदी की चमक बिखरी हुई है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में कुदरती सुंदरता का ये नजारा बेहद खास दिख रहा है। मंदिर के शिखर से लेकर शंकराचार्य के समाधि स्थल तक सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या ये वही शिव धाम है जहां 6 महीनों तक भक्तों का तांता लगा रहता है। शीतकाल में कपाट बंद होने के बावजूद केदारनाथ धाम में विकास के काम चलते रहते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मौसम एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। मजदूर अपने घरों को लौट चुके हैं, अब वहां सिर्फ आईटीबीपी के जवान और कुछ साधु ही रह गए हैं। मौसम साफ होने के बाद मजदूर लौटेंगे, जिसके बाद फिर से काम शुरू होगा। बद्रीनाथ धाम का भी लगभग कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ बर्फ से पहाड़ लदे हुए हैं, पुल और सड़कें सफेद चादर से ढकी हुई हैं। झील का पानी जमकर बर्फ बन चुका है। झील में इतनी मोटी परत जम चुकी है जिसे तोड़ना काफी मुश्किल है। यहाँ दिन रात बर्फीली हवाओं का शोर गूंजता रहता है। देखिए, देश का बर्फीला मौसम जो है आपने देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं यूरोप, जहां स्पेन इन दिनों भारी बर्फबारी की चपेट में नजर आ रहा है। स्पेन के विटोरिया में कई इलाके जो हैं पूरी तरीके से बर्फ से आगोश नजर आ रहे हैं। यहां देखिए, साइकिल, बाइक और कार सभी बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए आपको नजर आएंगे। सड़कों का भी यही हाल आपको देखने को मिलेगा। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। आलम यह है कि रोड
दिखनी अब बंद हो चुकी है। हालांकि कई लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो इस सर्द मौसम का पूरा मजा ले रहे हैं। इस बीच वहां देखिए प्रशासन सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के काम में भी युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। हाईवे पर देखिए बर्फ हटाने वाली जो बड़ी मशीनें हैं उनको तैनात किया गया है ताकि जल्द से जल्द गाड़ियों के लिए हाईवे को खोल दिया जाए, आवाजाही सुगम हो जाए। जबकि देखिए छोटी सड़कों पर हाथ वाली मशीन से भी बर्फ हटाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। भारत, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बेशक कड़ाके की ठंड हो, लेकिन इस ठंड में भी लोगों का जो जोश है वो हाई है। वो नई नई एक्टिविटी कर रहे हैं जो दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अंटार्कटिका में दौड़ लगाई जा रही है। दरअसल ब्राजील के अल्ट्रा रनर अंटार्कटिका पहुंचे हुए हैं। इस बीच ब्राजील की एक अल्ट्रा रनर ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। -35 डिग्री तापमान में पहाड़ पर चढ़ाई की गई, जिसमें 9 घंटे 41 मिनट लगे। बिना किसी थकान और डर के ये तेजी से बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। इन्हें देख ऐसा लगा जैसे ये मानो इनका रोज का काम हो। असल में अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ कोई रहता ही नहीं है, बल्कि कई देशों के रिसर्च सेंटर जो है वो यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह से लोग हैं। -, डिग्री में दौड़ की होड़ जो है आपने देख ली। अब चलिए आपको दिखाते हैं, रूस लिए चलते हैं जहां पर देखिए इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि लोगों का खाना तक जम जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो निकलकर सामने आया। इसमें देखिए एक महिला जो है अपने हाथों में नूडल्स को पकड़े दिख रही है और ठंड की वजह से नूडल्स पूरी तरीके से जम चुके हैं। मतलब नूडल्स के प्लेट से मुंह तक पहुंचने के बीच का जो सिलसिला है वो सर्दी के खाने की वजह से जम गया। ये वायरल वीडियो साइबेरिया का बताया जा रहा है। साइबेरिया बहुत सर्द इलाका है और यहां ठंड का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। केवल 1 महीने की अगर बात करें तो यहां मोहलत दी गई है। चलिए अब वापस अपने देश लौटते हैं और बात करते हैं जोशीमठ की, जहां आपदा के बीच राज्य सरकार ने राहत पहुंचाने वाली अपनी दूसरी योजनाओं पर अमल करना जो है वो शुरू कर दिया है। प्रभावितों को फौरन राहत के लिए स्थायी ठिकाने जो है वो दिए जा रहे हैं, उनके लिए बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें अपने परिवार के साथ रहने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। जोशीमठ के दरकते मकानों के बीच उत्तराखंड और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। रेड जोन के लोगों को शिफ्ट करने के साथ ही अब उन लोगों के अस्थायी प्रवास की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी तक तो तात्कालिक रूप से इन लोगों को दूसरी जगह राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। अब तैयारी है ऐसे लोगों को वो ठिकाना मुहैया कराने की जहां प्रभावित लोग लंबा वक्त गुजार सकें। इस बीच सरकार को इन लोगों के मुआवजे या रिलोकेशन की दूसरी तैयारियों का मौका मिल सके, इसके लिए चमोली में उद्यान विभाग की एक जमीन को समतल करने का काम शुरू कर दिया गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 औली रोड से लगा हुआ ये एरिया है। इस जमीन को समतल करने के साथ यहाँ प्री फैब्रिकेटेड हट बनाए जाएंगे, जिसमें एक किचन, टॉयलेट, बाथरूम और 2 कमरे होंगे। इसे 6 महीने के लिए दिया जाएगा। वैसे भी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अगले 4 महीनों बाद फिर से 4 धाम यात्रा शुरू करेगी। ये बात गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बुधवार को हुई मुलाकात के बाद साफ हो गई है। धामी ने गृह मंत्री से फिलहाल के हालात और राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सीएम धामी का साफ कहना है कि जोशीमठ की आपदा का प्रभाव प्रदेश की दूसरी गतिविधियों पर कतई नहीं है। जोशीमठ के लिए सभी प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं और वहाँ के लोगों का पुनर्वास हमारी प्राथमिकता है। और अभी जो बचाव के काम थे, लोगों को शिफ्ट करने के काम थे, वो सब हम लोगों ने किए हैं। लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमको हर प्रकार से स्वयं जानकारी भी ले रहे हैं और सभी प्रकार की जो जरूरी सहायता है केंद्र के स्तर से वह भी चल रही हैं और जल्दी ही हमारा सारा आकलन हो जाएगा। उसके बाद उनके पुनर्वास के लिए जो पीपल कोटी या अन्य स्थान जहां भी संभव हो सकते हैं उन सभी पर हम लोग विचार कर रहे हैं।
जोशीमठ के 849 मकानों को प्रशासन की तरफ से चिन्हित किया जा चुका है। इसमें 168 घर रेड जोन में है। प्रशासन अब इन लोगों के अस्थायी पुनर्वास की व्यवस्था बना रहा है, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोरी, गुड न्यूज टुडे। अब बात माइनस डिग्री में सेना के शौर्य की कर लेते हैं। देखिए, बर्फ चाहे जितनी भी कड़ा इम्तिहान क्यों ना ले ले, सेना बर्फीले मोर्चे पर न केवल डटी है बल्कि हर पल मुस्तैद है। सेना ने उत्तराखंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पर माउंटेन वॉरफेयर की अपनी तैयारियों को हर कसौटी पर परखा। चीन सीमा के नजदीक हुई ये एक्सरसाइज सामरिक नजरिए से बेहद अहम है। देखिए सेना के शौर्य की ये अद्भुत तस्वीरें। भारत माता की जय। एक साथ कामयाब के लिए तैयार हो। 14,000 फीट की ऊंचाई और -10 डिग्री का तापमान, फिर भी भारतीय फौज के रणबांकुरों के जोश में कोई कमी नहीं है। चाहे टारगेट पर निशाना लगाना हो या फिर रस्सी की मदद से ऊंचाई से उतरना, इनके जोश और जज्बे को वहां का सर्द मौसम भी डिगा नहीं पाया है। हर भारतीय को सुरक्षा की गारंटी देने वाली ये तस्वीरें आई हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां एलएसी के नजदीक भारतीय फौज की इस टुकड़ी ने माउंटेन वॉरफेयर की हर कसौटी पर खुद को परखा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाथों में राइफल लेकर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते इन जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने का सफल अभ्यास किया। इस दौरान इनके बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। चीन से लगने वाली सरहद पर भारतीय सेना के जवान 10,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले इलाकों में तैनात होते हैं और यहां पर दिन और रात पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। इस वक्त बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है इन इलाकों में और आने वाले दिनों में ये बर्फबारी कई फीट तक पहुंच जाएगी। जहां तक तापमान की हम बात करें तो तापमान 0 से 15 से 20 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे मुश्किल हालात में भारतीय सेना की ये बहादुर जवान अपने पूरे बैटल लोड यानी कि 25 किलोग्राम के हथियार और साजो सामान के साथ इस तरह से पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। कुछ महीनों पहले ही भारतीय सेना ने अमेरिकी फौज के साथ मिलकर औली में युद्धाभ्यास किया था और अब चमोली में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जवानों ने फिर से माउंटेन वॉरफेयर से जुड़ी अपनी तैयारियों को परखा, जिसके तहत इन जवानों ने रस्सी के सहारे ऊंचाई से उतरने का भी सफल अभ्यास किया। ये तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं औली में भारतीय सेना के माउंटेन वॉरफेयर के स्पेशल ऑपरेशन, जिसमें ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में कैसे स्लीदरिंग के जरिए किसी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और जो जवान है वो खास तौर से पूरी तैयारी के साथ यानी कि स्कीइंग के साथ ही स्कीइंग के उपकरण, उसका जो 25 किलो लगभग का जो वॉर लोड है, जिसमें उसके पर्सनल वेपन, हथियार और 24 घंटे तक के खाने पीने का सामान, पूरी तैयारी के साथ इस तरह के स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। इस एक्सरसाइज के दौरान जवानों के बीच तालमेल में कोई कमी नजर नहीं आई। इसके लिए अभ्यास से पहले इनको अच्छी तरह से ब्रीफ किया गया ताकि अगर नौबत जंग की आए या फिर किसी स्पेशल ऑपरेशन पर इन्हें भेजा जाए तो ये जवान पूरी तरह से अपने मिशन में सफल होकर लौटे। भारतीय सेना ऊंची ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों में कार्यरत रहती है। कई बार हमें इन इलाकों में कई प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता है। माउंटेन वॉरफेयर के तहत इन जवानों ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने का भी शानदार प्रदर्शन किया। काउंटडाउन खत्म होते ही राइफल से निकलती ताबड़तोड़ गोलियों ने टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया।
दुश्मन घने जंगल में छुपा हो या फिर बर्फीले पहाड़ों के अंदर भारतीय सेना की गोली से बच नहीं सकता और इसीलिए चीन सरहद पर भारतीय सेना एक गोली एक दुश्मन की तर्ज पर लगातार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करती है। भारतीय सेना को हाल के वर्षों में आधुनिक सूक्ष्म और राइफल से लैस किया गया है। एक आधुनिक राइफल है 500 मीटर की इफेक्टिव रेंज के साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए इसे कारगर हथियार माना जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक भारतीय सेना ये सारी कवायद वक्त वक्त पर इसलिए करती रहती है क्योंकि पड़ोसी चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक घुसपैठ को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा, जिसकी सबसे ताजा मिसाल हाल ही में तवांग सेक्टर में देखने को मिली। मगर भारतीय फौज की मुस्तैदी के चलते चालबाज चीन को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, विस्तारवादी चीन एलएसी के नजदीक अपनी सैनिक गतिविधियों में भी तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। चीन के इन्हीं मंसूबों को भागते हुए भारतीय सेना भी एलएसी पर अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। माउंटेन वॉरफेयर के लिए जवानों का ये अभ्यास इन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 26 जनवरी को लेकर तैयारियां जो हैं अब पूरी हो चुकी हैं। देखिए, बुधवार को इसके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया और इस बार जो है मिस्र के राष्ट्रपति खास मेहमान होने जा रहे हैं। हालांकि कोविड पाबंदी हटने के बाद पहली बार हो रहे इस समारोह में दर्शकों की संख्या पहले के मुकाबले उतनी नहीं होगी। इस बार जो है सीटों की जो कैपेसिटी है उनको घटा दिया गया है, लेकिन ये भी सच है कि वायुसेना समेत देश की तमाम दूसरी सेनाओं का वही दमखम नजर आएगा इस बार भी। भले ही जंग पारे से हो, लेकिन जज्बे की कोई कमी नहीं। ये ताकत भारतीय सेना की है। ये तैयारी 26 जनवरी की है। ये तैयारी गणतंत्र के महोत्सव को मनाने की है। सन्नाटे को चीरती जवानों के बूटों की ये टाप एहसास करा रही है कर्तव्य पथ पर उस हौसले का जिसके बूते हिंदुस्तान के शौर्य और साहस की पताका लहराती है। छब्बीस जनवरी का राष्ट्रीय पर्व इस बार अलग अंदाज में होने वाला है। बीते बरस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में होगा। हालांकि इस बार बड़ा बदलाव एक और देखने को मिल सकता है। 2020 से पहले जहां इस कार्यक्रम में 1.25 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करते थे, वहीं अब ये संख्या 42,000 हो सकती है। इसमें भी 32,000 सीटों का प्रबंध आम लोगों के लिए होगा। इसके लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। छब्बीस जनवरी की तैयारियों को लेकर बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस बार मिस्र का 120 सदस्यीय सैन्य दल इसमें शिरकत करने वाला है। साथ ही मिस्र के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 23 झांकियों के साथ कर्तव्य पथ पर सबसे बड़ा आकर्षण या कहें कि रोमांच लड़ाकू विमानों के फाइटर पास्ट का होगा। इसमें इस बार 50 विमान हिस्सा लेंगे। इसमें 23 फाइटर जेट, 18 हेलीकॉप्टर, 8 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान और एक पुराना विमान होगा। ये पुराना विंटेज विमान नौसेना का टोही विमान IL-38 होगा। वायुसेना अपनी तैयारियों में अभी से जुट गई है, फिर चाहे वो म्यूजिक बैंड हो या फिर कंटीजेंट मार्च। पहले सुनिए म्यूजिकल बैंड क्या पेश करने वाला है। मेरे बैंड में 72 म्यूजिशियन रहेंगे, जिसमें कि 3 ड्रम मेजर भी साथ में शामिल रहेंगे। टोटल 75 म्यूजिशियन हम लोग साथ में रहेंगे सर। 75 म्यूजिशियन जी सर शामिल रहेंगे। और इस बार ट्यून्स के बारे में अगर बात की जाए तो क्या क्या जी ट्यून्स हम लोग जो कर्तव्य पथ पे इस बार जो हम लोग बजा रहे हैं, जो ट्यून्स हैं वो हैं एस्ट्रोनॉट, स्पेस फ्लाइट, एयर बैटल, लड़ाकू, सारे जहां से अच्छा, बनिहाल, नॉर्थर्न बॉर्डर। और हर साल की तरह इस बार भी हम लोग
सलूटिंग के लिए जो हमने हमारा ट्यून सेलेक्ट किया हो साउंड बैरियर है सर। जी सर। इस बार एयरफोर्स के कंटीजेंट मार्च में महिला अधिकारी लीड करने वाली हैं। कंटिजेंट के साथ पिछले 2 महीने से हम ट्रेन कर रहे हैं। बहुत ही टफ कंडीशंस में हम ट्रेन कर रहे हैं एंड दिल्ली के सर्दियों को भी बीट करना इज अ वेरी बिग टास्क एंड वी बीन डूइंग दैट एंड वी बीन डूइंग दैट बिकॉज वी हैव द प्राइड एंड वी आर वेरी होपफुल दैट एंड वी होपफुल एंड श्योर दैट वी विल टेक द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ट्रॉफी दिस टाइम। देश की आन बान और शान को नए कलेवर के साथ पेश करने वाले इन जाबाजों को देखने का मौका आपके पास भी है। अपनी सीट बुक कराकर आप भी अपनी जिंदगी के कुछ पलों को ऐतिहासिक बना सकते हैं। अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां श्रीनगर में डल झील के किनारे बीएसएफ के बैंड का एक कार्यक्रम हुआ। इसमें बीएसएफ के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाई। इस संगीतमय कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। देखिए, झीलों की नगरी उदयपुर में एक मॉक ड्रिल हुई और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। ये मॉक ड्रिल जो है फतेह सागर झील में हुई। इस मॉक ड्रिल के जरिए झील में किसी अनहोनी के दौरान लोगों की जान बचाने के तरीकों को परखा गया। इस दौरान देखिए, झील में कई बोट तैरती भी नजर आई और फिर एक बोट पर सवार कुछ लोगों ने एक एक करके झील में छलांग लगा दी। इसके बाद नाव पर बचे आखिरी आदमी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस ड्रिल के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि मुश्किल वक्त में किस तरीके से लोगों की जान बचानी चाहिए। बाद में एनडीआरएफ के जवान जो हैं अपने कंधे पर उठाकर लोगों को बाहर निकालते भी नजर आए। फिर उनका इलाज किया गया और इस पूरे ड्रिल का यही मकसद था कि अगर कभी कोई हादसा हो जाता है तो कैसे लोगों की जान बचाई जाए। तो आज हमने जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस सभी एजेंसियों को बुला करके यहाँ पे आज मॉक ड्रिल करवाई गई, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सिनेरियो थे कि जिसमें यदि आदमी तैरना नहीं आता, डूब रहा, तो उनको किन किन विधियों से बाहर निकाल सकते हैं, किन किन विधियों से यदि गांव वाले डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं, घर के किन किन सामानों का यूज करके जो बच सकता है आदमी, घर के बर्तन यूज करके बच सकता है, थर्मोकोल का यूज करके बच सकता है। इस प्रकार की विधियां, जैसे घर में 20 लीटर के 15 लीटर के कैन होते हैं, उनका 2-3 का यूज करके बच सकता है। राफ्ट बना सकता है, उनका बॉल होती है उनसे बना सकता है, नारियल से बना सकता है, पानी की बोतलों से बना सकता है। जो सबके घर में पानी की खाली बोतलें पड़ी रहती हैं, यदि वो 5-6 बोतलों को यदि रस्सी से बांध ले और अपनी चेस्ट के ऊपर बांध ले तो वो भी उसको फ्लोट करवाती रहती है। हॉकी वर्ल्ड कप में आज हिंदुस्तान का अहम मुकाबला है। देखिए, लीग स्टेज के मैच अब समाप्त होने वाले हैं और क्वार्टर फाइनल की रेस जो है रोमांचक होती हुई नजर आ रही है। टीम का मुकाबला वेल्स से है। ये मैच भारत के लिए करो या मरो का होगा। हालांकि इस बीच खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर भी सामने आई है। ओडिशा के राउरकेले में बने हॉकी स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का दर्जा मिल गया है। इसी स्टेडियम में इन दिनों हॉकी वर्ल्ड कप के मैच खेले जा रहे हैं। हाल ही में स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। ये है ओडिशा के राउरकेला में बना बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इस स्टेडियम ने देश को गर्व करने का एक मौका दिया है। दरअसल FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इस स्टेडियम पर बड़ी मुहर लगा दी है। ये मोहर है दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की। पहले राज्य सरकार ने ये दावा किया था, लेकिन अब FIH ने भी इस दावे को मान लिया है। उसने साफ कर दिया है कि ये स्टेडियम वास्तुकला के नजरिए से ही नहीं, बल्कि कला के नजरिए से भी और बैठने की क्षमता के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। इन दिनों हॉकी वर्ल्ड कप के मैच भुवनेश्वर के अलावा इस स्टेडियम में भी खेले जा रहे हैं। ये पूरा स्टेडियम 35 एकड़ में बना है। इसे तैयार करने में 15 महीने का समय लगा। इसमें 20,000 से ज्यादा दर्शक बैठ सकते हैं। राउरकेला में ही वर्ल्ड कप के लिए गेम्स विलेज भी बनाया गया है। इसमें 225 कमरे तैयार किए गए हैं, जहां 400 से ज्यादा खिलाड़ी और अधिकारी रह सकते हैं। वर्ल्ड कप के 44 में से 20 मैच का आयोजन बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हो रहा है।
ओडिशा एक तरह से देश में हॉकी के हब के रूप में उभरा है। ओडिशा सरकार ने 2018 में 5 साल के लिए हॉकी इंडिया के साथ करार किया था। उसने पुरुष और महिला दोनों टीमों की स्पॉन्सरशिप हासिल की। इसी के बाद यहाँ इस सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखने का विचार आया। राउरकेला स्टेडियम में एक सुरंग भी बनाई गई है। ये सुरंग ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम परिसर के अंदर बनी प्रैक्टिस पिच को जोड़ती है। साथ ही वहाँ एक फिटनेस सेंटर भी बनाया गया है। इसके अलावा स्टेडियम में पार्किंग की व्यवस्था भी है। तो 15 महीने के बाद ये स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है, जहां विश्व कप का रोमांच अपनी चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात क्रिकेट की कर ली जाए। अब देखिए, कल न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद वनडे में शुभमन गिल ने 149 गेंदों पर 208 रनों की शानदार ये पारी खेली। गिल ने लगातार 3 छक्के लगाते हुए अपना दोहरा शतक पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 8 विकेट पर 349 रनों के विशाल स्कोर को खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में देखिए न्यूजीलैंड महज 337 रन ही बना सकी। जीत के नायक रहे शुभमन गिल। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों खास रही शुभमन गिल की पारी। देखिए, दरअसल हैदराबाद वनडे में शुभमन गिल ने 208 रन की पारी खेली है और 208 रन उन्होंने 149 गेंदों में ठोके, जो कि 19 चौके और 9 छक्कों की बदौलत ये कारनामा हुआ। बिल्कुल, शुभमन गिल ने पहले 50 रन 52 गेंदों में बनाए, जबकि शुभमन के 51 से 100 रन सिर्फ 35 गेंदों में बना लिए। बिल्कुल, देखिए रफ्तार। और 101 रन से 150 रनों का जो सफर है शुभमन गिल ने मात्र 35 गेंदों में पूरा कर लिया, जबकि 151 रन से 200 रन का जो सफर है वो शुभमन गिल ने मात्र 30 बॉलों में पूरा किया। बिल्कुल, 150 रन और दोहरा शतक उन्होंने छक्का जड़कर पूरा किया। इस तरह भारत की ओर से दोहरा शतक जमाने वाले शुभमन 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। बिल्कुल, सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है अब शुभमन गिल के नाम हो चुका है। शुभमन अब 19 वनडे मैचेस में 1102 रन बना चुके हैं। वनडे शुभमन गिल की 3 सेंचुरी हैं और उनका औसत जो है अभी इस वक्त 68.88 है। शुभमन आज क्रिकेट के 7वें आसमान पर है, लेकिन उनके लिए उनकी तपस्या लाजवाब है। दरअसल शुभमन गिल का जन्म पंजाब के किसान परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम है लखविंदर सिंह। शुभमन गिल के पिता बचपन से ही चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर भारत के लिए क्रिकेट खेले, और इसके लिए उनके पास जितने सीमित संसाधन थे उन्होंने शुभमन गिल के लिए वो सब कुछ त्याग दिए, वो सब कुछ उसे दे दिया। वो जिस जमीन पर खेती किया करते थे उस जमीन के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने क्रिकेट की पिच बना दी ताकि वहां पर शुभमन गिल प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद जब शुभमन गिल को स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए अपने गांव से मोहाली शहर में शिफ्ट होना था, तब भी उनके पिता ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और वो खेती बाड़ी छोड़कर अपने गांव से पूरे परिवार के साथ मोहाली शहर आ गए ताकि शुभमन गिल को कोई परेशानी ना हो। अब बात मुंबई करो की हो जाए। देखिए, एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में मौजूद रहेंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी वो करेंगे। हालांकि सबसे अहम जो है वो है मुंबई में मेट्रो के 2 रूट का लोकार्पण होना। इसके अलावा बीएमसी चुनावों को देखते हुए एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। अब इससे नए साल की सौगाती कह लीजिए कि मुंबई वासियों को 2023 में मुंबई मेट्रो की 2 नई लाइनें मिल रही हैं, लाइन 2A और 7। और इससे भी ज्यादा बढ़िया बात तो यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, जी हां, आने वाले कुछ ही दिनों में ये दोनों लाइनें कमर्शियली ऑपरेशनल भी हो जाएंगी। यानी आम मुंबई वासी डेली जो कम्यूटर हैं वो ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। यानी अब सीधी सी बात है, जो लोग दहिसर से अंधेरी की तरफ आते हैं उनके लिए काफी सुविधा होने वाली है, और साथ ही साथ जो हाईवे पर ट्रैफिक होता है वो भी कम हो सकता है, और जो लोकल ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है शायद वो भी डाइवर्ट होकर जब मेट्रो में आएगी तो मुंबई वासियों को उम्मीद करनी चाहिए कि उन्हें काफी राहत मिलने वाली है। लाइन 2A में जो ये कोच है उसमें हम खड़े हैं। बताया गया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये मुंबई मेट्रो चलने वाली है। 2280 यात्रियों को एक समय में एक जगह से दूसरे जगह तक ये लेके जा सकती है। कितनी राइडरशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा लाइन 2A और 7 में, और किस दिन से ऑपरेशनल हो जाएगा कमर्शियल, भी बता दीजिए। अभी जिस दिन उद्घाटन होगी उसके दूसरा दिन से अराउंड 4-5 बजे को हम लोग शुरू करेंगे। 20 जनवरी 4 बजे से
आम जनता अंदर आके 19 को हो गया तो 20 तारीख को 4 बजे से हो सकता है। यानी जिसका इंतजार था सालों सालों तक, अब वो सपना आखिरकार 20 तारीख 4 बजे साकार हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, अब इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में, लिंकिंग रोड में। मैं अभी मैं आते आते इधर ट्रेन में मुझे इसे कार में लेट हो गया था। अच्छा। सो उसका मैं भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है, और सबने भी अभी तक जो देखा है। सो जरूर इसका फर्क पड़ेगा। सड़कों पे तो ट्रैफिक कम होगा ही होगा, तो ये भी उम्मीद करी जा रही है जो लोकल ट्रेन में ट्रैफिक है वो भी डाइवर्ट हो जाएगा। एक ट्रैफिक, एक दो चीजें हैं, एक ट्रैफिक तो डाइवर्ट होगा, खास करके प्राइवेट व्हीकल्स का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई। अब बात होगी खाकी की दिलेरी की। इस खबर को देखकर आप और हम नारी शक्ति पर गर्व से भर जाएंगे। असल में बिहार के हाजीपुर में 2 लेडी कांस्टेबल बैंक लूटने आए 3 हथियारबंद लुटेरों से भिड़ गईं। इसके बाद लुटेरों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। खाकी में नारी शक्ति की दिलेरी का ये वीडियो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का है। बिहार के हाजीपुर के सदर थाना इलाके के सेंदवारी के इस ग्रामीण बैंक में तब 2 महिला सिपाही तैनात थी जब उनकी भिड़ंत लुटेरों से होती है और दोनों अपनी जान पर खेलकर बैंक को लूटने से बचा लेती है। वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों महिला सिपाही अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। तभी सफेद शर्ट वाला एक लुटेरा मौका देखते ही पिस्टल तान देता है। चंद सेकंड के भीतर काली शर्ट वाला लुटेरा भी पिस्टल निकाल लेता है, लेकिन अदम्य साहस दिखाते हुए दोनों कांस्टेबल लुटेरों से भिड़ जाती है। दोनों वीरांगनाओं का हौसला देख तीनों लुटेरे किसी तरह से भाग निकलते हैं। हम बोले कि तीनों को काम है, तो बोला कि हाँ तीनों को काम है। तो हम बोले पासबुक दिखाइए, तो पासबुक दिखाया ही नहीं, सीधे पिस्टल भिरा दिया। तो हमको पिस्टल भिराया तो हम भी इसको अटैक किया, तो बस हमको उछलने लगा राइफल, तो मेरा दांत भी टूट गया इसी चक्कर में, हाथ में चोट लगा। फिर इनको हम लेके भागे इधर की फायरिंग करेंगे, तो इनको छीन लिया। इनसे छीनने लगा तो बहुत घींचा घींच किया, हम जब तक मैं फायरिंग करने लगे तो वो भागा है छोड़कर। इन महिला सिपाहियों की दिलेरी देख लुटेरे ऐसे पस्त हुए कि अपनी बाइक तक छोड़कर पैदल ही भाग निकले। इन दोनों सिपाहियों की बदौलत बैंक लूट की एक बड़ी वारदात टल गई। बहुत अच्छा काम किए हैं और जंबाजी काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं। इन लोगों को हम लोग देखेंगे, पुरस्कार देने का हम लोग करेंगे। बहुत जंबाजी काम। इन महिला सिपाहियों की जाबाजी की चर्चा आज बिहार में हर तरफ हो रही है। हर कोई इनके हौसले को सलाम कर रहा है। फिलहाल पुलिस बाइक और सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।